चलिए आज हम बात करेंगे उस मेडिसिन की जो एंटासिड है, उस मेडिसिन की बात करेंगे और इसके टाइमलाइन की बात करेंगे कि कौन सी दवा कब और किस तरीके से इन्वेंट हुई और ये हमारे नजदीक कैसे आ पाई। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्राचीन समय में, जब दवाइयों का चलन नहीं था तो उस समय भी लोगों को एसिड हुआ करती थी और वो एसिड वो उस समय किस तरीके से न्यूट्रलाइज करते थे। तो कभी राख खाते थे, कभी मिट्टी खाते थे और चूना खाते थे। तो चूना और एसिड जब मिलता था तो वो कुछ समय के लिए रिस्पॉन्स देता था, अच्छा हो जाता था, लेकिन उसमें यही दिक्कत थी कि वो थोड़े समय के लिए होता था, ठीक थोड़े समय के लिए एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता था। तो ये हम बात कर रहे थे प्राचीन समय की। और उसके बाद से जो टाइम आता है 19वीं सेंचुरी की, यानी 19वीं सदी की। 19वीं सदी में एक बहुत ही जोरदार एंटासिड है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का काम क्या था कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसी तरीके था। उन्होंने ये देखा कि स्टमक में एसिड बना हुआ है और एसिड से भरा हुआ है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को उसमें डाल दो और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे ही उसमें जाएगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एसिड डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो एसिड जो है सीक्रेट हो जाता था, लेकिन लोगों को उस समय पता नहीं था कि वो एसिड आ कहां से रहा है। तो उसके बाद इसी तरीके से चलता रहा। फिर 19वीं सेंचुरी बीती, उसके बाद आया 1920। अब 1920 में एक और उन्होंने इजाद किया, क्या चीज किया, तो कैल्शियम कार्बोनेट। पहले सोडियम बाइकार्बोनेट था, उसके बाद आया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का काम क्या होता था कि ये एसिड को तो न्यूट्रलाइज करते ही करते थे, बोन को भी स्ट्रॉन्ग करते थे, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था। फिर हम बात आई उसके बाद 19वीं सेंचुरी से लेकर के 1950 के बीच की अगर हम दौर को देखें तो उस समय एक दवा आई एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता था कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है एसिड को न्यूट्रलाइज तो करता था रिएक्शन करके, लेकिन साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी देता था, यानी कि वो उसकी लैट्रिन बंद हो जाती थी। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत ज्यादा कारगर नहीं था। तब 1950 में के आसपास में उसके साथ एक और दवा को मिलाई गई और जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आज के दौर में हम उसका नाम जानते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, दो दवाओं की जोड़ी जब मिल गई, तो अब कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता था और एसिड न्यूट्रलाइज भी हो जाता था। और ये उस वक्त की एक बहुत ही पावरफुल दवा बनी थी 1900 से 1950 के बीच में। लेकिन लोगों को फिर भी ये समझ में नहीं आता था कि आखिर में फिर ये एसिड बंद क्यों जाता है। तब साइंटिस्टों ने ये देखा कि एसिड जहां से आ रहा है वो एक हिस्टामिन है, जिसको हिस्टामिन। तो साइंटिस्टों के दिमाग में ये आया कि अगर हिस्टामिन को ही रोक दिया जाए, हिस्टामिन को ही बनने न दिया जाए, तो एसिड हमारे स्टमक में बनेगा नहीं। तो उसके बाद से 1970 के आसपास में ये एक दवा आई जिसको हम H2 ब्लॉकर के नाम से जानते हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, और उस दवा का नाम है एसिलैब, जिसको हम बोलते हैं रेमिटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन नाम से ये दवा मार्केट में चलने लगी। और इसका काम बहुत अच्छा था कि H2 ब्लॉकर जो हिस्टामिन जो एसिड रिलीज करता था वो जो है खत्म कर दिया और वो उसको ब्लॉक कर देता था और एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता था और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता था, लेकिन फिर भी बनता था। तो अब भी साइंटिस्टों के दिमाग में एक और बात सूझी, और वो क्या सूझी कि साइंटिस्ट अब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये हिस्टामिन जो बन रहा है वो फैक्ट्री कहां है, उस फैक्ट्री को ढूंढो। और वो फैक्ट्री को ढूंढा और 1980 के आसपास में उस फैक्ट्री को ढूंढ लिया गया कि ये हिस्टामिन नामक जो रिसेप्टर है वो कौन सी फैक्ट्री उसको बना रही है। और उसको ढूंढने के बाद हमारे नजदीक जो दवा आई वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि पीपीआई जिसको बोलते हैं वो आने के बाद अब वो पूरी फैक्ट्री को ही बंद कर देती है। और वो हमारे अब उसके बाद से मोस्ट पावरफुल जो है ये दवा 1980 के आसपास में पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, राबिप्राजोल, लेंसोप्राजोल इस नाम से दवा आने लगी। और इसका काम होता था कि एटीपेज जो एंजाइम है H ये ब्लॉक करता था और एसिड का सिक्रेशन रोक देता था। तो स्टमक का हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली स्विच ऑफ कर देता था, एसिड बनने वाली फैक्ट्री बंद हो जाती है। और इस तरीके से हम आज जो है यूज करते हैं इसी सेगमेंट की, इसी क्लास की ड्रग्स को जो एंटासिड के रूप में जाना जाता है। और यही जो है इसका इतिहास है। अब आने वाले समय में हो सकता है कि साइंटिस्ट कुछ और भी इजाद कर सकते हैं, कुछ और भी जानकारी हमारे आसपास आ